हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम ऑब्जेक्टिव सीरीज का सबसे पहला वीडियो लेके आ रहे हैं। आपके 12 का इंग्लिश रेम्बो के जो चैप्टर्स है आपको पहले भी बता चुके हैं एक बार हम, उसके बाद उससे संबंधित हम वीडियोस नहीं लेके आए हैं और बहुत दिन के बाद हम सोचे कि ऑब्जेक्टिव सीरीज बहुत इम्पोर्टेंट करेगा, क्योंकि आपके जो सब्जेक्ट्स में है 50% जो है 50 मार्क्स जो है ऑब्जेक्टिव का खास तौर पे आता है, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चंस पूछा जाता है इसका बुक पोर्शन से। तो हम लोग बुक पोर्शन से ही करेंगे ज़्यादातर। तो आज पहला चैप्टर है हम लोग का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो आते हैं हम लोग कि आज इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो हम लोग सॉल्व करेंगे और एक्सप्लेनेशन के साथ साथ में हम लोग जानेंगे कि इस चैप्टर में कैसी बातें हो रही थी और महात्मा गांधी जो है इनके राइटर हैं और वो किस तरह के बातें यहाँ पर कर रहे थे। तो आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज, पहला पार्ट है। हर एक चैप्टर के लिए आपको एक एक सीरीज मिलेगा, एक एक वीडियोस मिलेगा और उस चैप्टर से संबंधित बातें हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ में ही उससे बनने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो सारे यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे और उसका आंसर हम लोग चूज करेंगे। तो आते हैं पहला बार कि पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है क्या। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है क्या। सबसे पहले जो बातें करेंगे कि इंडियन सिविलाइजेशन चैप्टर जो है उससे संबंधित कुछ ऐसे बातें हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले याद रखें कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो आपका पहला चैप्टर है यानी बुक के अंदर वो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो है वो इसके जो राइटर है या ऑथर कहिए, राइटर कहिए, तो वो हो जाएंगे महात्मा गांधी जी। क्या होंगे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी जो है एक इंडियन राइटर है और इसको हम लोग तरह तरह के नाम से जानते हैं। कभी इसको बापू कहते हैं तो कहीं इसको फादर ऑफ नेशन कहते हैं। ठीक है, इन्होंने इंडियन फ्रीडम के लिए बहुत सारे मूवमेंट किए हैं और बहुत सारे चीजें हैं। तो खास तौर पे इस ऐसे का जो बातें हैं इस ऐसे में सिविलाइजेशन और कल्चर के बारे में बातचीत हुई है कि सिविलाइजेशन क्या है, कल्चर क्या है, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति किस तरह से वेस्टर्न सिविलाइजेशन या कल्चर से डिफरेंट है और उनके बारे में खास तौर पे यहाँ पर टॉपिक में बातचीत है। तो आते हैं इसका कुछ पहले थोड़ा समरी कर लेते हैं और साथ ही साथ ये जानते हैं कि राइटर से संबंधित किन किन बातों पे बात आएगा, कौन कौन सा टॉपिक आएगा, कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तो सबसे पहले महात्मा गांधी के बारे में जानेंगे कि महात्मा गांधी को हम लोग बापू कहते हैं। क्या कहेंगे? बापू। या फिर आप कह सकते हैं द फादर ऑफ नेशन, द फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रीय पिता के नाम से जाना जाता है। या तो बापू कहिए या तो फादर ऑफ नेशन कीजिए। इसमें और बातें हुई कि इनमें एक दो बुक्स की बातें हुई है जिसमें हम कह सकते हैं कि बुक का अगर बात किया जाए, अगर बोला जाए कि भैया महात्मा गांधी से संबंधित कौन से बुक्स है या महात्मा गांधी ने कौन कौन से बुक्स का चर्चा इस चैप्टर में किया है, तो आप कह सकते हैं कि इसमें इसका पहला जो बुक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ
के बारे में चर्चा हुआ है और यहाँ पर बोला गया है, और इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर जो है इसी का एक हिस्सा है। अब हम करेंगे कि ये क्या है, तो आप बातें कर सकते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है ये माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू का एक हिस्सा है और ये एक ऑटोबायोग्राफी है। इस बुक के बारे में बोला गया है कि ये बुक आपका चैप्टर के अंदर इसके इंट्रोडक्शन में आपको मिलेगा और साथ में कह सकते हैं, और साथ में एक और बुक का चर्चा है आपके चैप्टर के अंदर जिसको यंग इंडिया कहा गया है। यंग इंडिया कभी कभी ये दे देता है कि यंग इंडिया किसने लिखा है, तो बोलेंगे महात्मा गांधी। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखा है, तो बोल देंगे हम लोग कि महात्मा गांधी। और ये क्या है, तो बोलेंगे ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा है। चलिए आते हैं, पहले इनके समरी को पहले जान लेते हैं कि समरी में क्या बोला गया है, क्या चैप्टर है इसका और किस तरह से इसमें बातचीत है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आप यहां पर कह सकते हैं इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो लिखा गया है बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी यानी महात्मा गांधी के द्वारा ये लिखा गया है। क्लियर। अगर इनके समरी का बात करेंगे, समरी, तो समरी में सबसे पहला बात हम कहेंगे कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो लिखा गया है वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, यानी महात्मा गांधी इंडियन सिविलाइजेशन के राइटर हैं। अब आते हैं कि ही इज द फादर ऑफ नेशन। ये फादर ऑफ नेशन के नाम यानी राष्ट्रपिता हैं और हम लोग इसको राष्ट्रपिता कहते हैं। और साथ में इस एसे में, इन दिस एसे, इस एसे में कहा गया है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो है एक एसे है। आपको बताया गया है कि प्रोज सेक्शन में जो 11 आपको चैप्टर्स मिलेंगे, उनमें से सबसे पहला चैप्टर आपको है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के जो राइटर है महात्मा गांधी है, और महात्मा गांधी को द फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है। अब इस एसे में क्या चीज की बातचीत है, तो कहा जाता है कि इन दिस एसे, ये एसे he has described the silent features of Indian civilization and culture। उन्होंने इस ऐसे में, इस निबंध में इंडियन सिविलाइजेशन यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की विशेषताओं के बारे में व्याख्या किया है, वर्णन किया है। और कहा जाता है, उन्होंने बोला है इन हिज ओपिनियन, उनके अकॉर्डिंग, उनके विचार के अनुसार आप कह सकते हैं कि द फाउंडेशन ऑफ इंडिया इज वेरी स्ट्रांग। इंडिया का जो फाउंडेशन है, इंडिया का जो बुनियाद है बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है, क्योंकि इंडिया जो है बहुत प्राचीन है। एंड कहेंगे नो ऑन इन द वर्ल्ड, नो ऑन इन द वर्ल्ड कैन डिफीट इट, यानी इस दुनिया में कोई नहीं है जो इसको हरा सके। और कहा जाएगा कि आप देखेंगे कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है बहुत पुरानी सभ्यता है और बाद में और भी सभ्यताएं आई, वो अकॉर्डिंग टू टाइम उसमें चेंज होते गया। मगर यहाँ पर बात करेंगे कि इंडियन सिविलाइजेशन अपने अस्तित्व को बनाए रखा है। आज भी इंडियन सभ्यता जो भारतीय सभ्यता है वो बिल्कुल ग्लोरियस है। इट हैज विदस्टूड ऑन द टेस्ट ऑफ टाइम, उन्होंने समय को झेलते हुए, समय के टेस्ट यानी परीक्षा को देखते हुए अपने आप को सहा है, अपने आप को विकसित किया है। और कहेंगे द इट इज अनचेंज येट, और कहेंगे कि ये फिर भी अभी तक बदलने वाले में से नहीं है। इट इज द मोस्ट एंशिएंट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट सिविलाइजेशन, और कहेंगे कि यह सबसे पुरानी सभ्यता है और सबसे मजबूत सभ्यता है। Neither the old civilization of Rome and Greece or the modern civilization can match Indian civilization। कहा जाता है ना ही पुराने सभ्यता यूरोप के या यूनान के, ग्रीक के वो सभ्यता, या फिर कह सकते हैं कि मॉडर्न यानी आधुनिक सभ्यताएं जो है ये कभी भी भारतीय सभ्यता के साथ मैच नहीं खा सकती है या मैच नहीं कर सकती है। इट इज सुपीरियर टू अदर
अदर सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी आप कह सकते हैं कि हमारी जो सभ्यता है वो दूसरे सभ्यता से बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतर है। सिविलाइजेशन इज द कोड ऑफ कंडक्ट एडेड टू मॉरलिटीज, यानी सभ्यता एक ऐसा आचरण है जो हमेशा नैतिकताओं पे एड होती है। यानी इंडियन सिविलाइजेशन जो है हमारे अंदर इलिवेट करती है क्या, मॉरलिटीज, यानी नैतिकता भरता है, आपस में भाईचारा रहता है, बंधुत्व रहता है, एक दूसरे का केयर करते हैं, ये हमारी सभ्यता की पहचान है। और कहते हैं कि इट एलिवेट्स आवर मॉरलिटीज एंड द वेस्टर्न सिविलाइजेशन ऑन द अदर। जहां तक हम पश्चिमी सभ्यता का बात करेंगे, वो पश्चिमी सभ्यता दूसरी तरफ on the is based on the worship of material and increase of wants, यानी पश्चिमी सभ्यता जो है वो बेस्ड है, आधारित है कि भौतिक चीजें या सामान या फिर कोई ऐसी वस्तुओं पर जो वस्तुओं का पूजा करता है या सामानों का या सामग्रियों का पूजा पाठ करता है, उसे नैतिकता से ज़्यादा मतलब नहीं है। और साथ में डिफरेंट काइंड्स ऑफ वांट्स, यानी हमारी इच्छाओं को बढ़ाने का काम मॉडर्न सिविलाइजेशन या वेस्टर्न सिविलाइजेशन कहा जाता है, करती है। दे हैव नो फेथ इन डिवाइन पावर, उन लोगों को दैवीय शक्ति पर यानी कुदरती पावर या शक्ति पर विश्वास नहीं है। आवर एंसेस्टर्स लाइक्ड विलेज लाइफ्स अगेंस्ट सिटी लाइफ्स, हमारे जो पूर्वज हैं वो हमेशा गांव की जिंदगी को पसंद किया है, ना कि शहरी जिंदगी को पसंद किया है। दे प्रैक्टिस ट्रू होम रूल, उन्होंने एक सत्य यानी ऐसा नियम जो गांव में रह के एक भाईचारा के साथ रहने के साथ उन नियमों को फॉलो किया, उनके साथ हमारा। और आज भी कहा जाता है कि भारत जो है गांव का ही देश है, लगभग 70% यहाँ पर विलेजेस मिलेगा आपको, उससे कह सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंस रहता है विलेज का। और दे वर हैप्पी, और वही लोग अच्छे थे, खुश थे। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वॉज द मोटो ऑफ देयर लाइफ्स, हमारे पूर्वजों का एक सोच था कि हमें साधारण जिंदगी जीना है और एक अच्छी या हाई क्वालिटी का हमको थिंकिंग रखना है और उसके साथ हम अपना जीवन जिएंगे। क्लियर। महात्मा गांधी ने कहा कि हमारा जो सभ्यता है वो सभ्यता बहुत ही अच्छी सभ्यता है, और साथ में बोला गया कि आवर माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, और हमारा जो दिमाग है वो रेस्टलेस बर्ड है। क्यों? क्योंकि हम मॉडर्न सभ्यता को अगर पकड़ रहे हैं तो हम में नैतिकता नहीं होगी, बल्कि ये मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वो प्रोपोगेट करता है हमें इमोरलिटी को बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, भाईचारा, बंधुत्व, ये सब हमारे अंदर नहीं रहेगा। और कहा जाता है, इन्होंने बोला है कि महात्मा गांधी की एज सुन एज पॉसिबल वी शुड स्टॉप, हमें कोशिश करना चाहिए कि हम स्टॉप करें मॉडर्न बनने में या मॉडर्न सिविलाइजेशन को एक्सेप्ट करने में। क्लियर। ये समरीज है, ये हल्का सा, इससे आप कह सकते हैं कि ये समरी, यानी जहां तक भी बात हो, यहाँ दो चीज यहाँ बात आ रहा है, हमारी सभ्यता इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की और वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड कल्चर की। इंडियन सिविलाइजेशन को एक बेहतर समझा गया है अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। वेस्टर्न सिविलाइजेशन भी अच्छा है, ही इज नॉट हेटर ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वो हेट नहीं कर रहे हैं, बट ये कह रहे हैं कि अगर आप वेस्टर्न सिविलाइजेशन अपने में लाए तो आप में बिहेवियर आपका चेंज हो जाएगा, आपका मैनर्स चेंज हो जाएगा, आप में नैतिकता नहीं रहेगा, आप फैशनेबल हो जाओगे, ये डिफरेंट होने लगता है, रिस्पेक्ट नहीं होगा, तरक्की की तरफ भागोगे, साइंस और टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा विश्वास करोगे, दैनीय जो डिवाइन पावर है उस पर विश्वास आना बंद हो जाएगा। ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन का इम्पैक्ट है, इसी पे बातचीत हुआ है इस टॉपिक में, और इसमें हम लोग बातचीत किए हैं। अब आते हैं हम लोग आगे कि इससे संबंधित
इस टॉपिक से संबंधित या इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से अगर हम बात करेंगे तो किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स में। हमारा टॉपिक है आज का खास तौर पे कि हमें ऑब्जेक्टिव ही करना है। तो कहा जाता है कि सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर आपको कहीं से भी मिल रहा है, मगर ऑब्जेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको अगर आप देखेंगे, हमने कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स आपका किया जाए। तो आज हम 40 ऑब्जेक्टिव्स साथ में लेकर आए हैं कि आपको 40 ऑब्जेक्टिव्स किया जाएगा एक ही चैप्टर से, और फिर देखा जाएगा इससे फिर अगर और भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स बन रहा है तो हम लोग फिर लेके आएंगे। फिलहाल 40 ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग को क्लियर करना है, और इस 40 ऑब्जेक्टिव के साथ हमें चैप्टर के बारे में भी फुल्ली जानकारी है, जहां पर लगे कि एक्सप्लेनेशन का हम पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। और ये टॉपिक हम यहाँ जो बताए हैं इनको आपको माइंड में रखना है। क्लियर? आते हैं सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, और ये सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ प्रोज पीस इज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। कहा जाता है कि किस तरह का प्रोज है। आप जानते हैं कि आपके बुक में दो पोर्शन है, एक आपको कहेंगे प्रोज और एक हो जाएंगे आपको पोएट्री। अगर आप प्रोज का बात करेंगे तो प्रोज में आपको मिल जाएगा कि भाई इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माय होम, अ पिंच ऑफ स्नफ, इस तरह से आपको जाएंगे। लास्ट में आपको मिल जाता है एक और, जिसको हम लोग कहते हैं अ मैरिज प्रपोजल। तो ये 11 चैप्टर्स आपको यहां से मिलेंगे। पोएट्री में स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो से शुरू होता है और माय ग्रैंडमदर हाउस तक खत्म होता है, यानी 10 यहां पर मिल रहा है। तो यह आप कहेंगे बुक में टोटल चैप्टर 21 है। इन 21 में सबसे पहला चैप्टर हमारा मिल रहा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब यहां बोला गया कि किस तरह का प्रोज है। हमने बोला था कि प्रोज में या तो ऐसे हो सकता है, स्टोरी हो सकता है, स्पीच हो सकता है, ड्रामा हो सकता है, ये कुछ भी। तो कहा जाता है इंडियन सिविलाइजेशन क्या है, क्या शॉर्ट स्टोरी है, क्या ऐसे है, क्या आपको स्पीच है, क्या आपका ड्रामा है। तो आपको याद रखना चाहिए कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, एक निबंध है जिसको हम लोग ऐसे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऐसे। आपको हमेशा याद रखना है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है एक ऐसे है, और लिखा किसके द्वारा गया है, तो आप कहेंगे कि भाई MK गांधी यानी महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी, क्या बोलेंगे? महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया एक बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा एक ऐसे है, जिसमें आप कह सकते हैं कि What type of prose piece is Indian civilization culture? किस तरह का प्रोज पीस है? तो आप बोलेंगे कि क्या ये स्टोरी है, क्या ये स्पीच है, क्या ये ऐसे है, क्या ये ड्रामा है। तो आपको पहले ही बताया गया कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है एक ऐसे है। तो आप C नंबर को क्लिक करिएगा और C नंबर यहां पर आपका ओके हो जाएगा, यानी आप यहां पर ये समझ गए कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक ऐसे है। कोई तो दिक्कत यहां पर नहीं होना चाहिए। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट वाला है अब क्या, हु रॉट द फेमस बुक। आप जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी सभ्यताओं की बात हुई है। यूरोप के बहुत सारे सभ्यताएं हैं जिनका चर्चा हुआ है, और साथ में उनमें दिया गया कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिनके बारे में चर्चा किया है। इनमें से एक फेमस बुक है कि हु रॉट the famous book The Decline and Fall of Roman Empire। The Decline and Fall of Roman Empire, रोम के जो सम्राट हैं उनका गिरना या विनाश होना या फिर वो बर्बाद हो जाना, उससे संबंधित एक बुक लिखा गया है। और उस बुक को यहां पर चर्चा किया गया है कि अगर आप सभ्यता को पकड़ के नहीं रहेंगे, आप कल्चर्ड नहीं रहेंगे, आप सिविलाइज्ड नहीं रहेंगे, तो आपका फॉल डाउन बिल्कुल निश्चित है, आप बर्बाद हो जाएंगे। तो उनके बारे में बोला गया है कि ये जो बुक है द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, ये किसने लिखा है, किसकी बुक है। तो आप बोलेंगे क्या महात्मा गांधी की है, तो हम बोले कि महात्मा गांधी नहीं है,
भैया ये तो हो नहीं सकता है। दूसरा है जोनाथन स्विफ्ट, क्या इसकी है? तो बोलेंगे नहीं है। आपके बुक में एक राइटर है जो एडवर्ड गिवन नाम का है, एडवर्ड गिवन नाम का है, उनकी बुक है जिसको हम लोग बोलेंगे कि एडवर्ड गिवन ने द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर लिखा है। विलियम शेक्सपियर नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा एडवर्ड गिवन, गिवन। यहां पर थोड़ा मिस्टेक्स है, एक बी होना चाहिए, दूसरा है, ठीक है, गिवन है। ये आपका बुक है, तो आप इसका आंसर आराम से कह सकते हैं कि द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर किसकी फेमस बुक है? तो बोलेंगे एडवर्ड गिवन की बुक है। क्लियर, यहां तक आ गया। अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में कि व्हाट डज द गोल्डन फ्लीस मीन। ये गोल्डन फ्लीस जो है एक फ्रेज की तरह काम कर रहा है, एक मुहावरे की तरह काम कर रहा है। यानी द गोल्डन फ्लीस का मतलब हो जाता है सुनहरा ऊन, जो विदेश में यूरोप के देशों में पाया जाता है, बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर होता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। उनका बात किया जाता है कि इसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है। उसी में बात किया जाता है कि अगर अच्छे सभ्यता को देखेंगे और उसको बनाए रखना है तो उसमें मुश्किलें आएंगे, बहुत सारी परेशानियां फेस करना पड़ता है। और यही बात होता है कि भैया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है उनमें एक वर्ड जो है फ्रेज टाइप का जिसका प्रयोग हुआ है और इनका अर्थ बताने के लिए बोला जाता है कि द गोल्डन फ्लीस का अर्थ क्या है। क्या इजी टू गेट, आसानी से मिलने वाली चीज, या न्यू थिंग्स, या फिर आपको कह सकते हैं कि कोई नया चीज, या डिफिकल्ट टू फाइंड, या बहुत ही मुश्किल से मिलना, या बोलेंगे लवली ऑब्जेक्ट, या प्यारा कोई वस्तु या चीज। तो आप इसका आंसर में कह सकते हैं कि द गोल्डन फ्लीस का जो अर्थ होता है वो अर्थ है आपका डिफिकल्ट टू फाइंड, बहुत मुश्किल से मिलना। और ये जो है बहुत मुश्किल से मिलने के लिए जो अर्थ है उसके लिए एक आपको प्रोवर्ब्स या इडियम्स या फिर आप कैसे फ्रेज का इस्तेमाल हुआ है जिसका अर्थ होता है वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, बहुत ही मुश्किल से मिलना या प्राप्त होना। क्लियर, इतना तो हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं कि बहुत सारी सभ्यताओं की बात होती है कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है अपने को कंपेयर कराया जा रहा है, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो कंपेरिजन वेस्टर्न सिविलाइजेशन से बातचीत हो रहा है, ईस्टर्न सिविलाइजेशन से किया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि भाई इजिप्ट की सभ्यता होती है, इजिप्ट सिविलाइजेशन होता है, चाइनीज सिविलाइजेशन होता है, इटालियन सिविलाइजेशन होता है, बहुत सारे सिविलाइजेशन है। मगर आपके बुक में एक सिविलाइजेशन की चर्चा हुआ है जिसको हम लोग कहेंगे एटिक सिविलाइजेशन। क्या एटिक सिविलाइजेशन, यानी अटिक का सभ्यता, अटिक की सभ्यता, अटिक की सभ्यता। यानी इसको कह सकते कि ये जो है कहां की सभ्यता है, बिलोंग्स टू एटिक सिविलाइजेशन, कहां से संबंधित है, किस देश से संबंधित है। जैसे बोला है इंडियन सिविलाइजेशन कहां से है, तो आप बोल देंगे भैया इंडिया से है, इंडिया की सभ्यता को आप कहेंगे इंडियन सिविलाइजेशन। इसी तरह बोला कि एटिक सिविलाइजेशन जो है ये कहां से बिलोंग करता है, यानी किस देश की सभ्यता को एटिक सिविलाइजेशन कहा गया है। तो आप बोलेंगे चाइना की, तो बोलेंगे नहीं, इंडिया की नहीं, रोम की नहीं, तो बोलेंगे हम लोग ग्रीस यानी यूनान की सभ्यता को हम लोग क्या बोलेंगे कि एटिक सिविलाइजेशन, एटिक सिविलाइजेशन। ठीक है, एटिक्ट बोलेंगे आप, इसको एटिक नहीं बोल के आपको एटिक्ट बोला जाता है, डॉ का उच्चारण देके। ठीक है, आप एटिक भी बोल सकते हैं, एडिक्ट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये सभ्यता हमको कहां से मिल रही है भैया, ग्रीस की सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है, तो बोलेंगे हम एटिक सिविलाइजेशन जो है वो ग्रीस की सभ्यता है। क्लियर, अब आते हैं हम लोग आगे की तरफ। अब यहां कहा जाता है कि अब चैप्टर के अंदर आते हैं कुछ ऐसी चीजें जहां पर बात करना था, एक बुक के बारे में बातचीत हुआ जिसको हम लोग कहेंगे द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। तो ये लिखा गया है एडवर्ड गिवन के द्वारा। फिर इसके बाद द गोल्डन
फ्लिस के बारे में तो वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। अब यहाँ एडिक्ट सिविलाइजेशन के बारे में तो ग्रीस का। अब आते हैं हम लोग टॉपिक के अंदर कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन टू द पाथ ऑफ, यानी आपका कह रहा है कि जो सभ्यता है वो आचरण जो है, आचरण का कंडक्ट मतलब आचरण का पालन इस तरह से करता है कि इंसान को एक ऐसे रास्ते में जाता है जिससे ये वर्क करने लगता है। बोलते कि किस रास्ते में लेके जाता है, द मोड ऑफ कंडक्ट, यानी सभ्यता मोड ऑफ कंडक्ट सिखाती है। सभ्यता जो है मोड ऑफ एक आचरण को पालन करने का बिहेव देता है, एक वे देता है, एक रास्ता देता है। तो वो किस तरह का रास्ता दे रहा है? क्या हेल्प करने को सिखा रहा है, क्या वर्क करने को सिखाता है, क्या ड्यूटी करने को सिखाता है, या नीड जरूरतें पूरा करने को सिखा रही है। तो कहेंगे कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, यानी आचरण का वो हिस्सा जो सभ्यता को आगे, ठीक है, मोड ऑफ कंडक्ट जो सभ्यता को आगे बढ़ाती है, पालन करवाती है, जो इंसान को एक रास्ता देता है क्या ड्यूटी को बेहतर ढंग से करना। यानी हमारी सभ्यता हमें यह सिखा रही है कि हम अपने कर्तव्य को बड़े ध्यान से और एक जिम्मेदारी के साथ पूरा करें। तो यह आप कह सकते हैं कि ये हमें द पाथ ऑफ ड्यूटी सिखाता है। क्या? पाथ ऑफ ड्यूटी, एक कर्तव्य को करना सिखा रहा है सभ्यता। अगर आप अपने कर्तव्यों को बेहतर ढंग से और अच्छे तरीके से आप कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सिविलाइज्ड है, आप अपने सभ्यता को भूले नहीं है। अगर भूल रहे हैं तो ये इसका मतलब कि आप सिविलाइज्ड है नहीं, अनसिविलाइज्ड हो रहे हैं। क्लियर? तो आप इसको पढ़ सकते हैं कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू द मैन, ठीक है, टू द पाथ ऑफ ड्यूटी। ड्यूटी के बारे में बोलेंगे। मोड ऑफ कंडक्ट जो है हमेशा इंसान को ड्यूटी का पालन करना सिखा रही है। अब आएंगे हम लोग आगे, एंसेस्टर्स। कहते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो बेस्ट फॉर्म है, जो सीड्स है, वो स्ट्रांगली सोन किया है, यानी बोया है कौन? हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे पूर्वजों ने इसको बेहतर ढंग से बोया है। और हमारे पूर्वज जो है दो तरह के चीजों में रहना पसंद कर रहे थे। कुछ तो सिटीज में रहना पसंद किया और कुछ है विलेज में रहना पसंद किया, मगर ज्यादातर लोग विलेज को प्रीफर दे रहे थे, यानी विलेज पे रहना पसंद करते थे, क्योंकि विलेज का लाइफ जो है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेहतर है। वह क्लाइमेट एवरीथिंग आपको बहुत बेहतर से मिलेगा। तो कहा जाता है कि हमारे जो एंसेस्टर्स है, हमारे पूर्वज जो है वो इंजॉय किए, किस चीज को इंजॉय किए? होम रूल को। किसको? होम रूल। हमने एक्सप्लेनेशन समरी में बताया था कि हमारे जो पूर्वज है वो खास तौर पे विलेज में ज़्यादा रहना पसंद करते थे। घर का जो नियम है, जो घर में जो नियम रहता है उस नियम को पालन करना पसंद करते थे, बल्कि वो उसको खुशी से मनाते थे, खुशी से उसका पालन करते थे। तो कहते हैं क्या हमारे पूर्वज ने नॉवेल को पसंद किया, नॉवेल करो, या अच्छाई को, या आपको फाइन गुड दोनों बराबर हो गया? तो कोशिश करिएगा कि होम रूल, द ट्रू होम रूल, ये एक क्वेश्चन भी है, एक आपको जाके सब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी बन जाता है कि हाउ डिड आवर एंसेस्टर एंजॉय द ट्रू होम रूल। तो याद रखिए क्वेश्चन के अंदर ही है। तो कहेंगे हमारे पूर्वजों ने क्या एंजॉय किया? होम रूल एंजॉय किया। होम रूल यानी घर के नियमों को ज्यादा पालन करना सीखा, उसको आनंदित हो गए वो और ज्यादा खुश रहे वो चीजों को मानना। क्लियर? अब आते हैं हम लोग आगे की तरफ, ठीक है। तो कहा जाता है कि व्हाट द ग्लोरी ऑफ इंडिया, यानी इंडिया की शोभा क्या है? इंडिया की जो शोभा है, जो ग्रेटनेस है, वो क्या है? इंडिया की शोभा यानी ग्रेटनेस जो है वो इट रिमेन्स, ये रहती है हमेशा। किस रूप में?
क्या ये मूवेबल है? इंडियन सिविलाइजेशन की बात अगर हम करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी सभ्यता बहुत ही पुरानी सभ्यता है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको बताया जाएगा कि सबसे पहला हड़प्पा सभ्यता आया हुआ है। ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो हमारी बुनियाद है, हमें उससे हिस्ट्री हम लोग शुरू करते हैं। बट ये बोला जाए कि हमारी सभ्यता जो है तब से अब तक पूरी तरह से प्योर है और बेहतर है। तो इसका कारण क्या है? इसका मात्र एक कारण है कि हमारी सभ्यता किसी भी हालत में बदला नहीं है, अनचेंज रहा है। ये कोई भी हालत में मूवेबल नहीं है, ये हमेशा अनमूवेबल है। क्या ये एक बदलने वाली सभ्यता है? नहीं। क्या ये ग्लोरियस है, खूब महान है? क्या ये खूबसूरत है? बल्कि ये स्थिर रहने वाली सभ्यता है। वो हमेशा आज से 50 साल पहले जैसी सभ्यता थी, पहले जैसे रीति रिवाज थे, आज भी उसी रीति रिवाज का सम्मान और आदर किया जाता है। तो क्या ये बदल रहा है? नहीं। तो आप कह सकते हैं कि इट रिमेन्स इमूवेबल, यानी ये कभी भी बदलने, परिवर्तन नहीं हो रहा है, कहीं वो बदल नहीं रहा है, वो जैसा है उसी तरह से रहा है। किसी भी समय किसी भी टेक्नोलॉजी या साइंस का इफेक्ट इस पे नहीं पड़ा है, जैसा रहा वैसा रहा। तो कहेंगे कि इसकी ग्लोरी है कि ये इमूवेबल है। इसकी ग्लोरी क्या है? इमूवेबल। तो कह सकते हैं इट रिमेन्स इमूवेबल। ये हमेशा इमूवेबल, यानी कभी भी मूव मतलब होता है चलना, एक जगह से दूसरी जगह चलना, तो मूव करते हैं हम लोग। अब मूवेबल मतलब चलने योग, इमूवेबल मतलब नहीं चलने योग, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाने वाला नहीं है। हम जहां भी जाते हैं दुनिया में, देखिएगा इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर हम में दिख जाता है, और हम उस चीज़ को बहुत ही खुशी से एक्सेप्ट करते हैं कि लोग हमारे तरह बनना चाह रहे हैं, हमारे कल्चर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। क्लियर? अब आगे चलते हैं हम लोग कि व्हाट वाज दैट, वो क्या था? व्हाट वाज दैट कि आवर एंसेस्टर्स सेटिस्फाइड विथ, वो क्या था जिससे हमारे जो पूर्वज हैं वो बहुत ही संतुष्ट थे। तो कह सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज है, और एंसेस्टर्स, एंसेस्टर मतलब पूर्वज हो गया, और सेटिस्फाइड मतलब हो गया संतुष्ट। हमारे पूर्वज जो है, क्या वो सिटीज से, शहरों से संतुष्ट थे? क्या कस्बे से, टाउन्स मतलब कस्बे, कस्बे से संतुष्ट थे? क्या प्रोविंस, यानी आप कह सकते हैं प्रांत, अभी वही प्रांत स्टेट बन गया है, ठीक है, प्रांतों से संतुष्ट थे? तो कहेंगे नहीं। हमने बार बार बोला है कि हमारे जो एंसेस्टर है होम रूल को ज्यादा पसंद किया है। किसको? होम रूल। और होम कहाँ पर है? विलेज में। तो छोटे छोटे जितने भी विलेज है, उन विलेजों को पसंद करना हमारे एंसेस्टर का काम रहा है, और हमेशा उन्होंने गांव को ज़्यादा तवज्जो दिया है, ना कि शहरों में। तो कह सकते हैं कि हमारे एंसेस्टर ज़्यादातर छोटे छोटे गांव में संतुष्ट रहना पसंद किए और संतुष्ट थे। क्लियर? इतना तो याद हो जाएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। कह सकते हैं कि बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर हमने स्टार्ट करा, और हमने बोला था कि जब आप चैप्टर को पढ़ते हैं बुक्स में, तो बुक्स में सबसे पहला आपको इंट्रोडक्शन मिल जाता है। सबसे पहले क्या हुआ? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मिलता है किसका? अबाउट राइटर। राइटर का आपको इंट्रोडक्शन मिलता है। उसी राइटर से संबंधित कुछ बातें हम लोग डिस्कस करे हुए हैं। फिर भी कहा जाता है कि ये भाई राइटर कौन है, तो बोलेंगे एम.के. गांधी। एम.के. गांधी बोल सकते हैं इसको, कभी कभी एम.के. गांधी बोल देता है। और कह सकते हैं किस टाइप का है, तो टाइप हमने बोल दिया था कि भैया ऐसे है, ऐसे है। इन्होंने कुछ बुक्स के बारे में बातचीत किया हुआ था, तो हमने बोला था कि पहला बुक है जो क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ।
ट्रूथ और यंग इंडिया की बातचीत हुआ है। यंग इंडिया, ये इन दो बुक किताबों के बारे में बातचीत यहाँ पर हुआ है और आपके बुक में लिखा हुआ भी है। आप चाहेंगे तो किताब उलट के देख सकते हैं कि इनके बारे में चर्चा। अब इसी से एक वाक्य बन गया कि भैया माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू जो है इनका एक ऑटोबायोग्राफी है। तो कहा गया, उसी से संबंधित क्वेश्चन आया कि द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी इज, महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है क्या है? तो आप कहेंगे लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये तो महात्मा गांधी का नहीं है बल्कि नेल्सन मंडेलन का है, ठीक है। और आप कहेंगे दूसरा बात कि महात्मा गांधी का बातचीत जिस बुक से हुआ है ये आपके बुक में दिया हुआ है। खास तौर पे कोशिश रहता है इसमें कि वही बुक दिया जाए जहां पर वो है, और अगर अदर बुक से दिया जाता है तो आपको द स्टोरी ऑफ इंग्लिश करना होगा, लिटरेचर है, और उसमें कुछ बुक्स दिया है जैसे विलियम शेक्सपियर का, टी.एस. इलियट का, जी.वी. शॉ का, और ये कुछ ऐसे फॉरेनर्स है, राइटर्स है, उनके बारे में दिया जाता है, वो भी है। तो कहा है कि यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे किताब है जिसको आपका जान पहचान है। अब देखिए द ग्लासेस कास्टल, यस प्लीज, ये बुक तो आपकी किताब में नहीं है। जब आपके किताब में नहीं है तो इसको काहे हम ठीक करेंगे? आप कोशिश करिएगा। जब माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू ये बुक दिया हुआ है, किसने लिखा है? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी की इस किताब को उसका आत्मकथा भी कहा जाता है। अगर बोला जाए कि महात्मा गांधी की आत्मकथा को क्या नाम से पुकारा जाता है तो बोलेंगे माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू। और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू क्या है? महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है, बायोग्राफी है। आप आराम से इस चीज को याद रखेंगे कि ये महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है। क्लियर? तो यहां पर ये क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग आगे की तरफ। अब आगे में है हु वर फेरोज। फेरोज जो है वो कौन थे? तो आपको मालूम रहना चाहिए कि एक इजिप्ट की सभ्यता है, इजिप्ट सिविलाइजेशन, जिसको हम लोग हिंदी में मिस्र कहते हैं। मिस्र की सभ्यता जो है, मिस्र के बारे में आपके बुक में चर्चा है। कहते हैं कि मिस्र में जो रूलर होते थे, जो शासक होते थे, उसको फिरौन कहते थे। फिरौन, ठीक है। फिरौन, ये उर्दू में आप ये चीज को मालूम होगा, फिरौन बादशाह था जो अभी भी उसका लाश कहीं पर म्यूजियम में है। चलिए जो भी है, तो कहते हैं कि फेरोज कहते हैं, इंग्लिश में इसको फेरोज कहा जाता था। क्या कहा जाता? फेरोज। तो कहते हैं कि इजिप्ट के जितने भी रूलर्स रहे हैं उनको फेरोज कह के पुकारा जाता था। कहेंगे रूलर्स ऑफ रोम? नहीं है भाई, क्योंकि फेरोज मतलब फिरौन के बारे में बातचीत हो रही है। तो फिरौन है तो कहाँ के? मिस्र में, मिस्र की बातचीत हो रहा है। अगर आप जाएंगे तो इस्लामिक धर्म में बताते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम की बात है। उस जमाने में मिस्र में क्या होता था कि फिरौन हुआ करता था। फिरौन एक बादशाह था जो अपने आप को खुदा बनने का मतलब दावा करता कि हम खुदा हैं। तो वहां पर नील नदी यहीं पर है, वहीं पर उसका नील नदी में वो बीच में ये हो गया, फना हो गया। तो जो भी है, ठीक है। यहाँ आते हैं हम लोग, बातचीत करते हैं कि वे फेरोज जो है किसको कहते हैं? तो फेरोज कहेंगे रोम के रूलर्स को नहीं, जापान्स को नहीं, ग्रीस को नहीं। तो कहेंगे द रूलर्स ऑफ इजिप्ट, यानी इजिप्ट का जो रूलर्स है, वहां का जो शासक है, वहां के शासक को पहले क्या कहा जाता था? फेरोज कहा जाता था। क्या कहा जाता? फेरोज। इस चीज को याद रखिएगा और हमेशा ध्यान में रखना है। क्लियर हो जाना चाहिए, चीजों को याद रखें, बहुत बेहतर चीज है। देख लेते हैं थोड़ा। चलिए, तो बातचीत कर रहे थे हम लोग किसके बारे में? फेरोज के बारे में। तो फेरोज यहाँ पर हमारा क्लियर हो गया कि भाई इजिप्ट के जो राजा है, उसको जो रूलर्स थे उसको हम लोग कहते थे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में। नेक्स्ट में है कि इंडियन सिविलाइजेशन वर्कशिप्स, भारतीय सभ्यता पूजा करती है। वर्कशिप मतलब होता है पूजा करना।
पूजा करती है, किस चीज की? तो बोलेंगे कि हमारे पास दो सभ्यता है जिसका कंपैरिजन हुआ है। महात्मा गांधी ने इंडियन सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बारे में चर्चा करा। इंडियन सिविलाइजेशन के कुछ फीचर्स बताए हैं और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के कुछ फीचर्स बताए हैं। उनका कहना है कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है ये एक बुनियाद को हमेशा लेकर चल रही है और वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है विद द पेसेस ऑफ टाइम वो अपने आप को चेंज कर रही है। तो इन दोनों मैटर में आपको कहा जाता है कि अगर इंडियन सिविलाइजेशन का अगर पूजा पाठ है, ये अगर पूजा कर रही तो किसकी? क्या कैरेक्टर की, चरित्र की, इमोरलिटी, अनैतिकता की, गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण की? तो बोलेंगे नहीं। कहा जाएगा कि अगर इंडियन सिविलाइजेशन है अगर पूजा कर रही है तो किसका भाई? मॉरलिटीज का, नैतिकता का। ये हमेशा नैतिकता को, एक आदर और सम्मान को हमेशा फॉलो किया, एक बुनियाद को रखा कि नहीं हमारे पूर्वजों ने जो चीज़ अपने बलिदान से, जो चीज़ अपने मेहनत से किया है उसको हम लोग को कभी भूलना नहीं है, उन्हीं को फॉलो करके आगे बढ़ना है। ये हमारी सभ्यता की पहचान है और इन्हीं का पूजा पाठ अभी होता है, खास तौर पे कि जो मॉरलिटीज़ है वो हमेशा होता है। यहीं पर अगर बोला जाए कि भाई वेस्टर्न सिविलाइजेशन, अगर बोला है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन किनकी पूजा करती है? वर्कशिप्स, वर्शिप अगर कहेंगे किसकी हो रही है वहां पर, तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है इमोरलिटी का पूजा पाठ करते हैं, यानी इमोरलिटी, इमोरलिटी यानी अनैतिकता की पूजा होता है। वहां पर डेवलपमेंट, डिस्कवरीज, आपको जाके इन्वेंशंस, ये सब में ज़्यादा ये करते हैं। यहाँ पर वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि भैया बेटा है, बाप है तो बेटा को पाल के बड़ा करना है, शादी करवाना है, फिर उसका पालन पोषण करना है, काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो ठीक, कोई बात नहीं। बट वेस्टर्न सिविलाइजेशन में ऐसा नहीं है। वो एक एज लिमिट होता है कि आफ्टर 18 ईयर्स हर एक, चाहे गर्ल हो या बॉयज हो, उनको अपना सेल्फ डिपेंडेंट रहना होगा, खुद वर्क करना पड़ेगा, अपने आप को बनाना होता है। तो वहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो भैया पिताजी है तो वो बेटा को भी पाल सकता है और साथ में उसका पोता को भी पाल सकता है, इतना तो रखता है, मतलब जान ही नहीं देगा, क्यों जाएंगे, घर टूट जाएगा, इस तरह का। तो ये सभ्यता बेहतर है, भाईचारा रहता है, आपस में लगाव रहता है, एक अटैचमेंट है, तो बहुत सारे चीज है यहाँ पर। तो हमारी सभ्यता इस चीज को बरकरार रखा हुआ है और इसको हमको ध्यान में रखना है। क्लियर? अब आते हैं हम लोग आगे की तरफ। व्हाट डज गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन? यानी गुजराती सिविलाइजेशन का मतलब को किस रूप से लेते हैं? इक्विवेलेंट का मतलब होता है समांतर, एक जैसे रूप में, यानी सिविलाइजेशन का अर्थ वहां पर किस रूप में माना जाता है? क्या गुड बिहेवियर, एक अच्छा व्यवहार, या एक अच्छा शिष्टाचार, या आप कहेंगे एक अच्छा आचरण, या एक अच्छा चरित्र, यानी गुड बिहेवियर, गुड मैनर्स, गुड कंडक्ट या गुड कैरेक्टर। तो आप कह सकते हैं कि गुजराती हमेशा सिविलाइजेशन को, सभ्यता को गुड कंडक्ट के रूप में अपनाया है, एक अच्छा आचरण के रूप में गया कि अगर आपका आचरण अच्छा है, आप अच्छा करते हैं, आप बेहतर हैं, आप में किसी प्रकार का दाग नहीं है, आप बेहतर व्यापार, मतलब आपका कंडक्ट बेहतर है, तो आप कह सकते हैं कि आप एक अच्छे सिविलाइज्ड हैं, यानी आप में सभ्यता जिंदा है। तो इसने गुजराती हमेशा क्या है? सिविलाइजेशन को गुड कंडक्ट के रूप में माना है। उसका मतलब है कि ये सभ्यता को गुड कंडक्ट के रूप में समझ रहे हैं। गुड कंडक्ट है तो आप सिविलाइज्ड है, गुड कंडक्ट नहीं है तो आप सभ्यता आपके अंदर नहीं है, आप सभ्यता को भूल चुके हैं। क्लियर? अब आते हैं हम लोग आगे की तरफ। एडवर्ड गिवन, मैं एक बार बात किया था, इसी ने लिखा था द फॉल, क्या कहते हैं, डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोम एम्पायर के बारे में कहा था कि ये इंसान है कहां का।
ठीक है, एडवर्ड गिवन जो है वो एसोसिएटेड है विथ, किस देश से ये एसोसिएटेड या संबंधित है, तो कहा जाएगा इन्होंने ही लिखा था द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, इन्होंने ही लिखा था ये बुक। तो ये कहां से है, क्या रसिया से है, क्या स्वीडन से है, क्या इटाली से है, इटली से है, क्या ये अमेरिका से है। तो कह सकते हैं कि एडवर्ड गिवन जो है ये आपको जाके इटली का प्राणी है, इटली इसका घर रहा है, इटली से संबंधित रखता है। क्लियर, तो आप यहाँ सी नंबर में इसको टिक कर सकते हैं कि भैया ये है। और उनकी किताब अगर बोला जाए कि किसने लिखा है तो कह सकते हैं द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। क्लियर हो जाना चाहिए। आगे चलते हैं। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व इज नॉट टू बी बिटन इन द वर्ल्ड। ये एक आपके बुक को जब आप पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे इंडियन सिविलाइजेशन, तो ऊपर इंट्रोडक्शन है, उसके बाद में सबसे पहला लाइन है कि आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन, मैं विश्वास है कि सिविलाइजेशन जो है इसको इंडिया हैज इवॉल्व, यानी इंडिया ने इतनी तरक्की कर चुका है, इतना बेहतर बना चुका है, इज नॉट टू बी बीटन, ये पीटी नहीं जा सकती है, कोई इसे हरा नहीं सकती है इन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में। तो कह सकते हैं ये कहां से लिया गया, इज फ्रॉम, किस चैप्टर से लिया गया है, कौन सा चैप्टर है, तो बोलेंगे क्या इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, क्या बोलेंगे कि इंडिया थोड़ा ये ट्रेवलर्स आइज से लिया गया है, क्या ये द अर्थ से लिया गया है, क्या ये भारत इज माय होम से लिया गया है। तो बोला जाएगा कि आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, ये लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। ये सबसे पहला जब आप बुक पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो पहला लाइन में ही ये सेंटेंस दिया हुआ है, आप कह सकते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन का ही चैप्टर से लिया गया है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आते हैं हम लोग आगे। अब कहा जाता है, यहां कुछ वर्ड्स है, इसको ध्यान में रखने का, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी यानी कर्तव्य का पालन, एन ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी या नैतिकता का पालन, यानी कर्तव्य का पालन या नैतिकता का पालन है, है, क्या है, क्या आप कह सकते हैं कि क्या चीज है इसमें। आप यहां पर इसको ध्यान देना है कि परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी या ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटीज यानी कर्तव्य का पालन करना और नैतिकता का पालन करना है क्या, क्या ये कन्वर्टिबल है, कन्वर्ट मतलब होता है ये परिवर्तन होना, नहीं कन्वर्ट करना है इसको, ऑडियो से वीडियो, वीडियो से ऑडियो, कन्वर्ट इनकन्वर्टेबल, सेम या यूनिक। तो कहते हैं कि जब आपकी ड्यूटी है, अगर आप ड्यूटी का पालन बेहतर कर रहे हैं, आपकी नैतिकता का पालन बेहतर कर रहे हैं, तो ये एक जगह से दूसरे जगह जाता है, इसका इम्पैक्ट पड़ता है। आप अगर ईमानदारी से कोई कार्य करेंगे तो आपको देख के दो आदमी ईमानदारी से काम कर सकता है और करता है। तो ये चीजों को आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ड्यूटी, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी दे रहे हैं या ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटीज हो रहा है, तो वो खासतौर पे एक जगह से दूसरी जगह होगा, परिवर्तनशील है, ये बदलेगा, चेंज होता है। तो आप कहेंगे कि ये कन्वर्टिबल है यानी परिवर्तन है। आप ड्यूटी करते चलिए, देखिए आप में उसमें और भी पक्कापन आ जाएगा, आप में उसमें मेहनत करने के लिए और कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे, ये होता है, बदलता है। क्लियर। अब आते हैं हम लोग आगे की तरफ। अब एक सेंटेंस दिया है बुक के अंदर से, हु अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, हु अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी इज ए रेस्टलेस बर्ड। कहते हैं कि कौन महात्मा गांधी के अनुसार, कौन महात्मा गांधी के अनुसार एक रेसलेस बर्ड है, यानी एक अशांत परिंदा है। तो कहा जाएगा कि महात्मा गांधी से ये एक क्वेश्चन भी बन जाता है कि हाउ डज महात्मा गांधी से माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। तो उसी में बोला जाता है कि माइंड जो हमारा है
माइंड जो हमारा है वो कभी भी शांत नहीं रहता है, वो हमेशा देखिएगा रेस्टलेस होता है, कभी भी रेस्ट नहीं करता। अभी आप शांत भी रहेंगे, हम चुप रहेंगे, तो देखिएगा माइंड में कुछ ना कुछ एक्टिविटी होते रहेगा, कुछ ना कुछ हम बोलते रहेंगे, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। अगर हम सो भी जाते हैं फिर भी माइंड हमारा वर्क करता है। क्यों? क्योंकि देखिएगा ड्रीम आ जाता है, कुछ ना कुछ सोचने लगते हैं। तो कहते हैं कि माइंड जो है कभी भी रेस्ट नहीं करता है। इसीलिए महात्मा गांधी ने माइंड को क्या बोला? रेस्टलेस बर्ड बोला है कि ये एक रेस्टलेस बर्ड है। पैरट नहीं है भाई, क्रो नहीं है भाई, सोल नहीं है भाई, यानी रेस्टलेस बर्ड कौन है? माइंड है। क्या है? माइंड। और ये होता क्यों है? क्योंकि रेस्टलेस बर्ड है। इनका कहना है कि महात्मा गांधी ने बोला है, आप बात करेंगे यहां पर तो कहते हैं महात्मा गांधी says mind is a रेस्टलेस बर्ड, रेस्टलेस बर्ड। ये बोला है कि माइंड जो है एक रेस्टलेस बर्ड है। बोले क्यों है? कहा जाता है, साथ में ये भी बोला है कि द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। जितना वो पाता है उतना चाहता है। और कहा जाएगा, देखिएगा कि हम रियल में ये होता है, हकीकत है कि हमें अगर कोई थोड़ा, अगर अभी आपके पास 5,000 है तो आप 10,000 का ख्याल करेंगे, तो भाई संतुष्टित हुए ना है। हम अनसेटिस्फाइड फिर भी रहते हैं। अगर एक गाड़ी है तो 2 गाड़ी की कामना करते हैं, एक घर है तो 2 घर की कामना करते हैं। यानी हमेशा आपकी इच्छाएं इंक्रीज होगी। और ये जो हो रहा है इसी तरह। और आपका माइंड रेस कब होता है? जब आप मॉडर्न होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? मॉडर्न। और मॉडर्न को बोलेंगे क्या है? तो एक तरह का दिखावा ज़्यादा होने लगता है कि भैया हमको लोगों को दिखाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। अब दिखावटी ज़्यादा हो गया तो आप में सिविलाइजेशन रहेगा कहाँ से? आप तो दिखाने में रह जाएंगे और आपकी सभ्यता, आपकी संस्कृति धीरे धीरे बर्बाद होते रहेंगी। तो इसलिए कहता है कि यही बोला है कि रेस्टलेस बर्ड कौन है? तो बोलेंगे माइंड है। क्या है? माइंड है। कोई तो दिक्कत नहीं। अब आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट में। अब देखिए, हु सेट ए लिमिट टू आवर इंटेलिजेंसेस, यानी हमारे अटैचमेंट में, अटैचमेंट यानी हमारे संबंधों में, इंटेलिजेंस मतलब संबंध की एक लिमिट कौन सेट किया है? हमें कौन बताया है कि हमें इतना काम करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमें ऐसा पूजा पाठ करना चाहिए, हमें ऐसा इबादत करना चाहिए, हमारा ऐसा रहन सहन होना चाहिए, ऐसा हमारा देख रेख होना चाहिए, ऐसा हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए? कौन सिखाया है? किसने अटैचमेंट दिया है? किसने ये इंटेलिजेंस से जो इंटेलिजेंस रखा है, किसने रखा है? तो कहते हैं कि कौन सेट किया है हमारी लिमिट को, कौन सेट किया है हमारे कार्य को, कौन बोला है कि आप इतना ही कार्य कर सकते, इतना चीज? तो क्या हमारे पूर्वजों ने, क्या हमारे लोगों ने, क्या हमारे माता पिताओं ने, क्या कोई नहीं? तो कहा जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में बोला गया कि हमारे पूर्वजों ने बहुत बेहतर रूप से हमारी सभ्यता को साचा है, हमारी सभ्यता को बेहतर रखा है। इस चीज़ों को हम लोग को ध्यान में रखना है। कोई तो दिक्कत नहीं। तो बोलेंगे 1 नंबर में आंसर हो जाएगा कि आवर एंसिस्टर्स ने हमें बताया कि हमें अपने संबंधों को और हमें हमारी जितनी भी इरादे हैं, जितनी भी बातें हैं, उनको एक लिमिट में रखना चाहिए। अगर अनलिमिटेड हो गए तो आप बेचैन होंगे, फिर एक रेस्टलेस बर्ड की तरह वर्क करने लगेंगे, शांति नहीं होगा, बेचैनी रहने लगेगा। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। अब आते हैं कि व्हाट इज अ लार्ज मेंटल कंडीशन। कहते हैं कि हमारी जो मानसिक स्थिति है वो सबसे बड़ी क्या है? हमारी दिमाग जो है, हम जो दिमाग रखे हुए हैं, वो दिमाग हमारा कैसे वर्क करेगी और कैसे ये सेटिस्फाइड होगा कि रियल में माइंड को यही चीज चाहिए। जैसे आप गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी अगर आप राइड कर रहे हैं तो उसमें पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल है तो गाड़ी बेहतर रहेंगे।
तो इसी तरह से कहता है कि हमारा मेंटल जो कंडीशन है वो बेस्ड कैसे होगा, किस हालत में होगा, क्या भूख रहने से होगा, क्या पागल बनना पड़ेगा, या कोड ऑफ कंडक्ट आचरण को देखना पड़ेगा, या खुश रहना होगा। कहते हैं कि मेंटल कंडीशन को अगर बेहतर करना है तो आप हमेशा खुश रहें, और जब खुशी की बात होगा तो देखिएगा बोला जाता है, और एक सेंटेंस भी है, एक सेंटेंस क्या है, द रीच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, द रीच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी एंड द पुअर आर सीन टू बी हैप्पी। कहते हैं कि रीच जो है अक्सर अनहैप्पी नजर आता है, इनको परेशानी है, इनको दिक्कत है कि भैया ये तो खत्म हो जाए तो ये होगा, यहां से इनका बना, क्योंकि वो चारों तरफ से फैल गया है, हर चीजों में उनकी जरूरत। एंड द पुअर, जो पुअर है वो हैप्पी नजर आता है, अक्सर देखेंगे गरीब लोग ज्यादा खुश नजर आएंगे, अमीर लोग हमेशा टेंशन में रहते हैं, बीमारियों का भार रहता है, और कहेंगे शुगर है, वो है, वो है, बहुत सारे बीपी हाई तो कभी लो, बहुत सारे टेंशन। और पुअर बिंदास है, सुबह उठना है, नाश्ता करना है, भागना है खेती में, खेत उत के ये कर दिया, काम कर लिया, आए खाए सोए, कोई टेंशन नहीं है उसको, बिल्कुल खुश रहता है। बाल बच्चा है पालो, कोई बात नहीं, कौन क्या कर रहा है नो टेंशन। यहाँ पर टेंशन होने लगता है इसको, तो कहते हैं कि ये इंसान देखिएगा जल्दी बीमार नहीं होगा, क्योंकि उसका मेंटल कंडीशन हैप्पीनेस है, ये हमेशा खुश रहता है, थोड़ी थोड़ी चीजों में खुश हो जाता है। तो कहते हैं कि अगर मेंटल कंडीशन को ठीक करना है तो आपको खुश रहना है, हैप्पीनेस ये लार्ज मेंटल, ये आपको जगह मेंटल कंडीशन कहेगा। क्लियर। अब आते हैं हम लोग आगे की तरफ। अब यहां पर ध्यान देंगे आप, एक कहा गया है, अब यहां देखिए, आवर सिविलाइजेशन, आवर सिविलाइजेशन, आवर सिविलाइजेशन, ये जो हमारी सभ्यता है, आवर कल्चर, हमारी संस्कृति, आवर स्वराज, हमारी स्वराज, हमारी सभ्यता, हमारी कल्चर, हमारे स्वराज डिपेंड अपन, यानी निर्भर है किस पर, क्या सेल्फ डिनाइल पर, सेल्फ इंडल्जेंस पर, या फिर आप मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स पर, या नन ऑफ दिस पर। तो कहते हैं कि हम चीजों को जबरन इनकार नहीं करते हैं, आत्म इनकार है हमारा, यानी सेल्फ डिनायल करते हैं हम अपने हिसाब से, मुझे जो चीज ऑकवर्ड लगेगा, जो चीज हम पसंद नहीं करते वो चीज ना खाएंगे ना पहनेंगे। हमारे पूर्वजों ने जो तरीका बनाया उस तरीके में कोई छेड़खानी नहीं होना चाहिए, हमें जैसा बोला गया वैसा ही करेंगे। और इस चीज में हम लोग क्या करते हैं, जबरन नहीं, हम खुद इसको रोकते हैं। यानी यहां कहेंगे कि ये डिपेंड किस पे कर रहा है, सेल्फ डेनियल पर करता है, डिनायल पर, सेल्फ डिनायल पर, यानी डिनाई मतलब होता है इनकार करना, यानी इनकार करता है, आत्म इनकार करना, यानी स्वीकार नहीं करते हैं। हम जो भी चीज करते हैं अपने अनुसार करते हैं, और इसमें इनकार अगर होता है तो वो हमारा होता है, कुछ नहीं। तो कह सकते हैं आवर सिविलाइजेशन कल्चर स्वराज डिपेंड अपन सेल्फ डेनियल, क्या बोलेंगे, सेल्फ डेनियल। आइए आगे की तरफ। अब एक सेंटेंस यहां पर है, आप इसको कह सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, यहां पर देखिएगा, सबसे पहला चीज कि हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर टुवर्ड्स वन अनदर, क्या हमारी सभ्यता हमें सिखाती है या बढ़ाती है रहना ज्यादा, क्या एक दूसरे के प्रति हम लोगों को कैसा रहना सिखा रही है, क्या दोस्ती के रूप में, दुश्मनी के रूप में, उदास रहना, गुस्सा रहना, यानी फ्रेंडली या इनिमी, अपसेट या एंग्री। तो कहेंगे कि आवर सिविलाइजेशन taught us to be more friendly towards one another, यानी हमें
ये सिखाती है कि हम एक दूसरे के प्रति ज्यादा फ्रेंडली रहें, एक दूसरे को फ्रेंडली बिहेव करें, फ्रेंडली बातें करें उनसे। ठीक है, तो कह सकते हैं क्या है, हमें क्या सिखा रहा है, फ्रेंडली रहना सिखाते हैं हमें हमारी सभ्यता। कोई तो दिक्कत नहीं इसमें। अब आते हैं हम लोग आगे की तरफ। अब कहा जा रहा है यहां पर, देखिएगा, कहते हैं कि द यूरोपियंस आर बिकमिंग स्लेव्स ऑफ, यानी यूरोप के लोग बन रहे हैं गुलाम किसका, यानी यूरोप के लोग, बिकमिंग मतलब बनना, स्लेव्स मतलब गुलाम, यानी यूरोप के लोग गुलाम बन रहे हैं। किसका गुलाम बन रहे हैं भाई, मेटेरियल कंफर्ट्स का, भौतिक आराम का, या खूबसूरती का, या मॉरलिटी का, या आप कहेंगे किसी भी चीज का नहीं, या नैतिकता का, या सुंदरता का, या फिर भौतिक कंफर्ट्स यानी भौतिक आराम का। तो कहेंगे, कहा गया है कि अगर मॉरलिटी पर बात करेंगे तो भाई इंडिया आ जाता है। और अब मेटेरियल कंफर्ट यानी चीजों को, मेटेरियल मतलब आपको गर्मी लग रहा है, फैन लगा दिया, फैन आपका मेटेरियल हो गया और इससे आराम मिल रहा है, तो ये मेटेरियल कंफर्ट है। विदेश के लोग, यूरोप के लोग ज्यादातर चीजों पर विश्वास रखते हैं और चीजों का गुलाम बनते हैं। वहां खाना पकाने के लिए तरह तरह के आपको इक्विपमेंट दिखेंगे, चाय का अलग सा, आपको कोई चीज अगर हीट करना है उसका अलग, पानी को हीट करना है उसका अलग, सारी चीज, यानी पूरा घर मशीनों से भरा हुआ रहता है। तो वो लोग गुलाम बन चुके हैं, अगर एक भी चीज वहां ना मिले तो उनका जीना बर्बाद हो जाएगा, वो जी नहीं पाएगा ढंग से। तो कहते हैं कि यूरोप के लोग, पश्चिमी देशों के लोग गुलाम बन रहे हैं किसका, मेटेरियल कंफर्ट्स का, यानी ऐसे आराम का जो सामानों से मिले। इंसानों की आराम नहीं चाहिए, वहाँ रिलेशन भी ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, वहाँ 2 महीना मतलब 4 साल, 2 साल 6 महीना में आपको अगर अच्छा नहीं लगे तो ब्रेक कर देता है। मगर सामान उनके पास होना चाहिए, देखिएगा तरह तरह के गाड़ियाँ होंगी, सामान होंगे, कुकिंग का बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो ये है कि वो गुलाम बन चुके हैं। हमारे यहाँ टेंशन नहीं है, अब गैस सिलेंडर नहीं है कोई दिक्कत नहीं, दूसरे के खेत में गए, जलावन लेके आए, घर में खाना बना ली, खा के पोस्ट सो भी जाता है। अब फिर नहीं है, कोई टेंशन नहीं, जाओ भैया कि बगल में पेड़ है, लग गया वहां पर चारपाई लगा दिया, सो रहा मस्त से। तो हम लोग में ये नहीं है, हम लोग गुलाम नहीं बन रहे हैं, चीजों का, सामानों का वो बन रहे हैं। ठीक है, अब आगे की तरफ आते हैं। इंडियन पीपल आर चार्ज विद बीइंग, कहते हैं कि इंडियन पीपल जो है वो पूरी तरह से चार्ज हो रहे हैं, यानी जुर्माना, चार्ज मतलब जुर्माना होना, तो पूरी तरह से चार्ज हो रहे हैं क्या बनने के लिए। अब चार्ज का मतलब यहां पर हो गया कि भैया बदनाम, परेशानी, या तरह तरह के लोगों का कमेंट सुनना, उस तरह के चीज होते हैं। तो क्यों होते हैं इंडियन पीपल, तो भैया बेहतर पीपल है, क्योंकि हमारे यहाँ जैसी सभ्यता है दुनिया के किसी भी सभ्यता ऐसे, कोई भी सभ्यता ऐसी नहीं है। तो इस कारण से क्या कह सकते हैं कि भैया कि हमारी सभ्यता बहुत बेहतर सभ्यता, बट फिर भी हमें परेशानी होता है, हमें ताना मारा जाता है। तो क्या है, क्योंकि हम बीइंग मतलब हो रहे हैं क्या, अनसिविलाइज्ड। सिविलाइज होते तो कोई चीज नहीं है, कैलोस रहते हैं, कठोर, तो कोई दिक्कत नहीं, बोरिंग होते तो कोई नहीं है। कठोर है आपका एक बिहेव है, आप कठोर है, आप बोरिंग है आपका एक नेचर है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर आप सिविलाइज है तो ये आपको पूर्वजों से भी मिलता है। अनसिविलाइज है, बदतमीज हो आप, कोई टेंशन नहीं, जहां भी है कोई टेंशन नहीं, कौन है क्या है कोई रिस्पेक्ट नहीं, हेलो हाय करके निकल जाओ। यानी यही कारण से देखिएगा डांट पड़ताल मिल रहा है। आप देखिएगा अब तरह तरह के स्टाइल कर रहे हैं, पूरा शर्ट का बटन खोल के घूम रहे हैं, तो किसी को पसंद आएगा। देखिएगा ओल्ड पीपल खास तौर के 40+ वाले को पसंद नहीं आएगा, आपको बोले बदतमीज लड़का है तुम, शर्ट उठ कर, पैंट सब देखिएगा फटा हुआ पैंट सब पहनता आदमी सब, तो स्टाइल है, ट्रेंड है, अभी का टाइम में चल रहा है। बट उसके सामने बोलेगा तो बोलेगा बड़ा गरीब इंसान यार, फटे हुए कपड़े पहन रहा है। तो ये हो रहा है क्यों, क्योंकि आप अनसिविलाइज्ड हो रहे हैं, आप मॉडर्न चीज को पकड़ रहे हैं, और मॉडर्न चीज को जब आप पकड़ेंगे
तो आपको उसका चार्ज देना पड़ेगा, और इंडियंस इस चीज को फेस कर रहे हैं। यानी इंडियंस पीपल आर चार्जिंग, इंडियन पीपल आर चार्ज्ड विद बीइंग अनसिविलाइज्ड, चार्ज विद बीइंग अनसिविलाइज्ड। कोई तो दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। यहां पर देखिएगा क्या है, बातचीत करेंगे हम लोग यहां पर। हियर महात्मा गांधी टॉक्स अबाउट द मेन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। आपकी सभ्यता, आपके जो चैप्टर है ऐसे है, उसमें हम लोग बातचीत कर रहे थे किसका? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का जो बेहतर फॉर्म है कि इसमें जो बातचीत हो रहा है एक इंडियन सिविलाइजेशन का, और इस इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में क्या चीज करें, तो कहेंगे भैया इसका फीचर्स के बारे में बातचीत हो रहा है, जो विशेषताएं हैं, फिक्सेस के बारे, फिक्चर्स के बारे में, फ्यूचर के बारे में या पर्सन के बारे में, इनके भविष्य के बारे में बातचीत नहीं, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। यानी इंडियन सिविलाइजेशन के जो विशेषताएं हैं उनकी विशेषताओं का वर्णन इस ऐसे में दिया गया है महात्मा गांधी के द्वारा। यानी महात्मा गांधी ने क्लियरली इस चीज को डिस्क्राइब किया है कि हमारी सभ्यता जो है इनका फ्यूचर बहुत ग्रेट है। फीचर्स, फ्यूचर नहीं, फीचर्स बहुत ग्रेट है। फीचर्स मतलब होता है विशेषता, फ्यूचर मतलब भविष्य, जो भी बोले ये याद रखिएगा। यानी किसके बारे में बोला जा रहा है? फीचर्स के बारे में, फीचर्स यानी विशेषताओं के बारे में चर्चा है। चलिए आगे चलते हैं। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, कहते हैं कि साधारण रूप से रहना और ऊंचे ख्याल रखना इज द बेस ऑफ, यानी बुनियाद है, आधार है किस सभ्यता की? क्या ईरानियन सिविलाइजेशन की, अमेरिकन सिविलाइजेशन की, इंडियन सिविलाइजेशन की, या वेस्टर्न सिविलाइजेशन की? तो हमने बोला था कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग जो है हमेशा उन लोगों का सोच रहा है, यानी सोल एम है जिन्होंने हमारी सभ्यता को बिल्ड किया है, एक अच्छा फाउंडेशन दिया है, सॉन फाउंडेशन दिया है उनका, क्योंकि वो ज़्यादातर विलेज में रहना पसंद करते थे और विलेज के लोग साधारण जिंदगी जीते हैं और एक अच्छा ख्याल रखते हैं, यानी हाई थिंकिंग रखने वाले होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में इस चीज़ को बातचीत हुई, इस पॉइंट का चर्चा हुआ है, तो इसलिए कह सकते हैं कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। क्लियर? अब आएंगे हम लोग आगे की तरफ। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न फ्रॉम दियर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मेन ऑफ, यानी यूरोप के लोग सीखते हैं उनके लेसन्स, उनके सीख राइटिंग ऑफ द मैन, यानी उन लोगों के लिखावट से, जो क्या है, क्या ब्रिटेन के लिखावट, ब्रिटेन के लोगों के, यानी उनका कहना है कि यूरोप के जो लोग हैं उनकी अपनी सभ्यता ज़्यादा नहीं है। अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो कहते हैं कि पहले ग्रीस से लोग आया कहते हैं, जिस ग्रीस को हम लोग यूनान कहते हैं, अभी ग्रीस कहा जाता है यूनान। वहाँ के जो लोग हैं उन लोगों का जो साहित्यिक चीज़ था, जो आपको डॉक्यूमेंट था, उनको वहाँ से लेके आया यूरोप। यानी यूरोप के लोग जो है उनके लेसन्स पढ़ते हैं, और वो ब्रिटेन के नहीं है, स्पेन के नहीं है, जर्मनी के नहीं है, वो है क्या, ग्रीस एंड रोम के। यानी ग्रीस और रोम के राइटर्स के किताबों का अध्ययन करके वो बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं। यानी द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस एंड रोम, यानी ग्रीस और रोम के लोगों के लिखे हुए चीजों से यूरोप के लोग कुछ सीख रहे हैं, यानी सीखते हैं। क्लियर?
अब आते हैं हम लोग आगे की तरफ। नेक्स्ट में, द माइंड इज ए रेसलेस, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। यानी माइंड जो है एक अशांत, क्या है इसमें फील करना है आपको, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। यानी दिमाग जो है हमेशा अशांत रहने वाला। क्या है, क्या कुत्ता है, क्या मंकी है, क्या बर्ड है, या काव है। तो आपको याद रखना है, पहले बातचीत हुआ हम लोग का कि माइंड इज ए रेसलेस बर्ड, माइंड इज ए रेसलेस बर्ड। तो आपको ध्यान रखना है कि माइंड जो है एक रेसलेस बर्ड है। आगे उसका ये कुछ भी रहे उसमें टेंशन नहीं, जितना वो पाता है उतना चाहने की कोशिश करता है, वो उतना चाहता है, यानी वो कभी शांत नहीं रहता है। कोई दिक्कत। यहां चलते हैं हम आगे की तरफ। आई एम नॉट ए हेटर ऑफ द, महात्मा गांधी का एक लाइन है किताब के अंदर। अब वहां बोला कि महात्मा गांधी जैसे बोला कि इंडियन सिविलाइजेशन इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, इंडियन सिविलाइजेशन इज वेरी ग्रेट सिविलाइजेशन, द फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज वेरी स्ट्रांग। भाई इंडिया की सभ्यता के बारे में तो आपने बता रहे हैं, बट वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बारे में आप बुराई भी नहीं कह रहे हैं। आप उनके बारे में कह रहे हैं कि वो लोग डेवलप्ड है, दे आर डेवलप्ड इन टेक्नोलॉजी, साइंस एंड अदर थिंग्स, बट उसमें मॉरलिटीज बहुत कम है, उसमें इमोरलिटीज ज्यादा है, वो वर्शिपर है मेटेरियलिज्म का, वो ज्यादातर चीजों पे यानी मेटेरियल जो कंफर्ट्स है उस पे ज्यादा रहना पसंद करते हैं। तो कहते हैं कि महात्मा गांधी कहते हैं कि आई एम नॉट हेटर ऑफ, मैं नफरत करने वालों में से नहीं हूं। किसका भैया, नॉर्थ का, साउथ का, या ईस्ट का, वेस्ट का, या ईस्ट का। तो मैं नॉर्थ में उत्तर का, दक्षिण का, पश्चिम का, या पूर्व का। तो बोलते कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन किसको कहते हैं, पश्चिम की सभ्यता को वेस्टर्न सिविलाइजेशन कहते हैं। तो बोले कि वेस्ट का हम हेटर नहीं है, आई एम नॉट ए हेटर ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन या वेस्ट। अब इसको बात कर सकते हैं, कोई तो दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम लोग आगे की तरफ। द फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन, यानी बहुत ही फेमस सभ्यता एटिक सभ्यता, अटारी, अटेरिस सभ्यता जो बोलते हैं उसको एटिक सिविलाइजेशन, वो कहाँ की सभ्यता है? क्या स्पेन की सभ्यता है, क्या इटली की सभ्यता है, ग्रीस की सभ्यता है, या पुर्तगाल की है? तो हम बोलेंगे भैया किसकी है, ग्रीस की सभ्यता है, यूनान की सभ्यता को बोला गया है एटिक सिविलाइजेशन, एटिक सिविलाइजेशन। कोई तो दिक्कत नहीं। आगे आते हैं हम लोग आगे की तरफ। सेक्रीफाइस इज द मेन सोल ऑफ, सेक्रीफाइस इज द सोल मैन ऑफ, यानी बलिदान, त्याग, ये जो है एकमात्र लक्ष्य है हमारा। किसका? क्या रोमन सभ्यता की, क्या ग्रीक सभ्यता की, क्या इंडियन सभ्यता की, इंडिया की सभ्यता, या फिर चाइनीज? क्या आप बोल सकते हैं रोमन सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, या चाइनीज सिविलाइजेशन? तो हम 100% कहेंगे कि सैक्रिफाइस कौन दिया ज्यादातर? सैक्रिफाइस जो होता है खास तौर पे इनके बारे में बेहतर सबक और बेहतर चीज अगर सिखाया जा रहा है तो इंडिया की सभ्यता में सिखाया जाता है, यानी वो आंसर क्या हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। यानी इंडिया की जो सभ्यता है, भारतीय सभ्यता के तरह बेहतर सैक्रिफाइस कोई भी सभ्यता में नहीं है। यहाँ बहुत सारी चीज़ त्याग किया जाता है अपने को सुधारने के लिए, एक अच्छे इंसान बनने के लिए, एक नैतिकता को बेहतर रखने के लिए, अपने ड्यूटी को करने के लिए, ये सारी चीज़ यहाँ पर है। अब आते हैं हम लोग आगे की तरफ। हु वॉज मोर स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन? कहते हैं कि कौन है, ये भी आपके इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ सेंटेंस है कि कौन है स्पिरिचुअल आध्यात्मिक लीडर या एक पॉलिटिशियन। कहते हैं कि कौन है जिनको स्पिरिचुअल लीडर कहा गया है, यानी उनकी मानसिकता इतनी बेहतर हुआ है कि उन्होंने जो बैरिस्टर की पढ़ाई की उनको हटा दिया। आप अगर बात करेंगे एम.के. गांधी यानी महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी
एक बैरिस्टर थे, यानी वो इंग्लैंड गए थे, लॉ की पढ़ाई वहाँ से किए, कंप्लीट किए, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका गया, वहाँ पर थप्पड़ मारने की कहानी आप सुने होंगे, ट्रेन से उतार दिया जाता, फिर वहाँ पर कुछ रहा, लगभग अच्छा खासा 24 साल लगभग रहा वहाँ जाके उन्होंने उस नियमों को बदला, फिर बाद में आया और उन्होंने लोगों का प्यारा, लोगों के साथ कनेक्ट होना सीखा। लोगों को कहा जाता है कि उनके बारे में कहना है कि डांडी यात्रा के बारे में जानेंगे कि 79 पीपल लेके शुरू किए थे, और जाते जाते जब डांडी पहुंचे उन्होंने, तो लगभग 20,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर इकट्ठा हो चुके थे सिर्फ महात्मा गांधी के कारण। तो कहते हैं ये पॉलिटिशियन नहीं है, अभी तो वे राजनेता या राजनीतिक नेताओं को तो हम लोग गाली देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो खराब है, कुछ का जिसका काम गलत होता है उसको देखना पसंद नहीं करता। यानी जो ही पॉलिटिक्स का बात होता है, राजनीतिक का, दिमाग में होता है कि यार ये गलत आदमी होगा शायद। कहते हैं कि ये लीडर कम, पॉलिटिशियन कम, और एक लीडर जो सबको साथ में लेके चलने वाला लीडर बेहतर था। किसमें? नेहरू जी नहीं, लाल बहादुर शास्त्री नहीं, महात्मा गांधी हाँ, मगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो भी नहीं। यानी महात्मा गांधी के अंदर ये गुण था कि ये पॉलिटिशियन कम और एक स्पिरिचुअल लीडर ज्यादा माना जाता था उसको। क्लियर? अब आते हैं हम लोग, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज, यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है, यानी पश्चिमी सभ्यता है, उसमें रुझान था किसमें? विकास में, सुविधाओं में, विशेषताओं में। उनका रुझान, टेंडेंसी मतलब रुझान, और प्रिविलेज का मतलब होता है सुविधाएं। तो जो रुझान था वो ज्यादातर सुविधाओं पर ज्यादा वो समर्पित रहे कि भैया हम जा रहे हैं, हमको गर्मी फील हो रहा है, ऐसे वाला गाड़ी चाहिए तो गाड़ी बना लिया। बेहतर है कि भैया हमको जल्दी पहुंचना है तो एयरप्लेन हो गया, गाड़ी एयरप्लेन बना लिया। तो वो सुविधाओं में ज्यादा होता था। क्यों? क्योंकि खास तौर पे वो पैटर्निटीज नहीं थे, मॉरलिटीज नहीं थे, यानी पितृत्व, मतलब कहते हैं कि जहां पर पिता का अधिकार ज्यादा होता है, पिता जो बोलेंगे वही करेंगे, तो उसको पैटर्निटी कहते हैं। मॉरलिटी, नैतिकता उनमें तो ज्यादा नहीं रहा, इसका डोमिनेंस नहीं था कि भैया प्रभाव पूरे दुनिया में रहा, नहीं, इंडिया में कहाँ रहा, उसमें इंडियन सभ्यता अपनी सभ्यता में चल रही। हाँ, यह है कि मैटेरियलिटी इसमें ज्यादा था, यानी चीजों को बनाना, चीजों का सम्मान करना, चीजों का आविष्कार करना, वो ज्यादातर भौतिक चीजों पर वो फोकस किए, उसका रुझान ज्यादातर रहा है। तो कह सकते हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज क्या? मैटेरियलिटी, यानी मैटेरियल चीजों पर, मैटेरियल जितने भी चीजें हैं, सामग्री हैं, उन सामग्रियों में ज्यादा उसका फोकस रहा, रुझान रहा, ज्यादा झुकाव रहा। क्लियर? अब आते हैं हम लोग, मशीनरी मेक्स अस स्लेव्स एंड वी लॉस आवर। कहते कि सामान, मशीन की चीजें हमें गुलाम बनाए हैं या गुलाम बना देते हैं, और हम अपना खो देते हैं। क्या? स्ट्रेंथ, शक्ति, आइडियोलॉजी, विचारधारा, मोरल फाइबर, आपको जो नैतिक तंतु, या फिर कैरेक्टर, चरित्र। कहते क्या करते हैं? मशीन ज्यादा आने से हम में क्या होता है कि मोरल फाइबर हमारा गायब हो जाता है, यानी नैतिक तंतु। नैतिकता क्या होता है? अब मैंने नया गाड़ी है, आप लेके जा रहे हैं, जाने के बाद आप अगर गिर गए, गिरने के बाद किसी को साथ में अगर आपका कोई है, उसको चोट लगा और गाड़ी को भी लगा है, तो आप गाड़ी पहले संभालेंगे, उस आदमी का क्या हुआ हमें क्या मतलब। गाड़ी से इतना प्रेम होने लगता है, हम डांटने लगते हैं कि भैया काय ऐसे लेके गया, चलाने नहीं आता तो काय उठाएगा। भाई उस इंसान को भी चोट लगा, उनको भी देखिए। जहां देखिए इस तरह से सामानों में ज्यादा आपका हमदर्दी और इंसानों में कम होगा, तो आप मॉरल फाइबर खो रहे हैं, यानी आपके अंदर की नैतिकता, जो हमदर्दी है, जो अपनापन है, वो धीरे धीरे गायब हो रही है। इस चीजों पे ध्यान देना है। तो कहते हैं मशीन हमारे अंदर से क्या गायब कर रहे हैं? मॉरल फाइबर गायब कर रहे हैं। अब आते हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन इज मेनली द वर्शिप ऑफ। मॉडर्न सिविलाइजेशन कहिए या यूरोपियन सिविलाइजेशन कहिए, यूरोपियन सिविलाइजेशन कहिए, या फिर इसको
आप मॉडर्न सिविलाइजेशन है, दोनों बराबर है। ऐसा नहीं है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन अलग हो गया, यूरोपियन सिविलाइजेशन अलग हो गया, नहीं, वही चीज है। ये जो है मेनली वर्शिप ऑफ, किस चीज की पूजा पाठ ज्यादा करते हैं? आइडल्स, मूर्तियों की, आइडल्स मूर्तियों की, आर्ट्स कलाओं की, मटेरियल सामग्रियों की, या पॉलिटिक्स यानी राजनीतिक की। तो हमने पहले ही बोला कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन या आप मॉडर्न सिविलाइजेशन या यूरोपियन सिविलाइजेशन अगर बात करें तो मटेरियल यानी सामग्रियों का पूजा पाठ ज़्यादा होता है, उनमें ज़्यादा महत्व दिया जाता है। आते हैं हम लोग आगे। What did महात्मा गांधी यूज एज द चीफ वुमेन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश? कहते महात्मा गांधी ने भारत की आज़ादी के दौरान बहुत सारे क्रांति किए, बहुत सारे आंदोलन चलाए। उन सभी आंदोलन में अगर बात किया जाए महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी जो है वो भारत वापस आए साउथ अफ्रीका से 1915 में, और डेथ कर गए वो 1948 में। क्लियर? इतने दरमियान में जो रहा ये उसका असर रहा है, यानी भारतीय आंदोलन में महात्मा गांधी का युग अगर बोला जाए तो 1915 से 1948 तक उसका युग रहा है। और इसमें उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए, मगर उन सभी आंदोलनों में उसका मेन हथियार, जो मुख्य शक्ति या हथियार बोलेंगे, वो था उसका ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। और इसी वजह से कहा जाता है इसको वर्शिपर ऑफ, इसको कहा जाता है वर्शिपर ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। कभी कभी इसको ये भी बोला है कि वर्शिपर ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस कौन है? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के रास्ते पे ले जाकर देश को आजाद किया, और देश में बहुत सारी चीजें। एक बार असहयोग आंदोलन हो रहा था, उस दरमियान में देखिए चोरी चौरा कांड हो गया, तो उन्होंने असहयोग आंदोलन हटा दिया। वो नहीं चाहते थे कि हम जो है कोई आंदोलन करें और उस आंदोलन के दरमियान में लड़ाई हो, झगड़ा हो या फिर फसाद हो, वो कभी पसंद नहीं किया। यानी वायलेंस कभी पसंद नहीं करा है, हमेशा नॉन वायलेंस को आगे बढ़ाया। और वही चीज है कि ब्रिटिश को मजबूर होना पड़ा भारत को छोड़ने के। ठीक है, तो कहेंगे व्हाट डिड महात्मा गांधी यूज एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल? तो कहेंगे क्या? वेपन, हथियार नहीं, स्वराज एंड मूवमेंट नहीं, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस यस, इसके बाद बोलेंगे गन्स, ये तो नहीं। क्लियर? इतना चीज हमको याद रखना है। आगे चलते हैं हम लोग। महात्मा गांधी टॉक्स अबाउट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। इंडियन सिविलाइजेशन की किस चीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं? क्या बोल्ड फाउंडेशन, खराब बुनियाद का, इमोवेबल फाउंडेशन या जो कभी बदलने नहीं, कभी चले नहीं, साउंड फाउंडेशन या मजबूत फाउंडेशन के बारे में, एंशियंट यानी प्राचीन आधार के बारे में। फाउंडेशन मतलब आधार या बुनियाद कह सकते हैं आप इसको। क्लियर? तो कहेंगे कि महात्मा गांधी ने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में सबसे पहले ही बोला है, इंट्रोडक्शन में ही है, कि साउंड फाउंडेशन के बारे में चर्चा किया है कि हमारी सभ्यता एक मजबूत सभ्यता है। इस सभ्यता में किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं होने वाली है और किसी प्रकार की चेंजिंग हम नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आप कहेंगे कि साउंड फाउंडेशन जो है इंडियन सिविलाइजेशन का बेस है, और ये बात महात्मा गांधी खुद कहते हैं। क्लियर? अब आते हैं हम लोग, नथिंग कैन इक्वल द शोन बाय आवर एंसेस्टर। कहते हैं कि कोई भी चीज समानता नहीं रख पाएंगे, किसका? आवर एंसेस्टर के द्वारा जो बोया गया है, यानी हमारे एंसेस्टर ने जो बीज बोया है उसका समान, मतलब उसका इक्वल, यानी इक्वलिटी अगर कहा जाए, उसका अंतर अगर कहा जाए, या समानता अगर बोला जाए कि भाई बराबरी अगर बोले कि कौन कर सकता है, तो कोई नहीं है। नो वन इन द वर्ल्ड कैन इक्वल इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो बोले कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का क्या चीज इतना स्ट्रांग है कि जिसको इक्वल कोई नहीं कर सकता? क्या? विश्वास, कल्चर, सीड्स या सिविलाइजेशन? तो बोलेंगे सीड्स, कि हमारे पूर्वजों द्वारा जो सीड्स बोया गया है, जो बीज बोया गया है, उसका बराबरी दुनिया की कोई कल्चर नहीं कर सकती है। इस चीज को ध्यान में रखना है। क्लियर? अब आते हैं हम लोग आगे की तरफ।
कि इंडियन सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू द मैन, ये तो पहले पढ़ लिए थे हम लोग। तो इसका फिर इंडियन सिविलाइजेशन जो ये क्रिएट करती है, यानी आचरण का जो तरीका देता है इंसान को किस चीज़ का चलने के लिए, पाथ ऑफ ड्यूटी के लिए। क्या होगा? पाथ ऑफ ड्यूटी। ये इसका हो गया है, एक बार फिर भी बात कर रहे हैं। इसके बाद आवर एंसेस्टर यूज आवर एंसेस्टर एज फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स, यानी हमारे पूर्वजों ने हमें रोका है, हमें आगे बढ़ाया नहीं, हमारे सामने एक्सप्लेन नहीं किया है, हमको चेंज करके नहीं बताया, बल्कि हमें रोका है कि आप कभी भी आरामदायक चीजों या आनंदित चीजों पे ज्यादा मत जाइए, ज्यादा उसके प्रति आकर्षित मत होइए। अगर आप आरामदायक चीजों से ज्यादा आकर्षित होंगे या प्लेजर्स वाली चीजों से होंगे तो आपकी सभ्यता, आपका जो कल्चर है वो फिर बिगड़ने लगेगा, वो बर्बाद होने लगा, क्योंकि आप फिर स्टाइलिश हो जाएंगे, फैशनेबल हो जाएंगे, तौर तरीका होगा नहीं, बदतमीजी सामने आने लगेगा। तो इस चीज़ में करिए, दुनिया के साथ चलना है, बट अपने रीति रिवाज, अपने कल्चर को लेकर। तो कहेंगे क्या एक्सप्लेन किया? नहीं। चेंज किया? नहीं। डिस्यूटेड मतलब होता है रोकना, रोकना। हमें रोका गया है कि चीजों से, लग्जरियस चीजों से और आनंदित चीजों से, ऐसी चीजों से रोका है जो लग्जरी हो, आरामदायक हो या हमें आनंद देता हो। याद रखिएगा आजकल के वक्त में मोबाइल आपको आनंद देता है, आप देखिए मोबाइल के बिना रह नहीं पाएंगे, तो भैया हुआ ना आपका टाइम वेस्टिंग। अगर आप अच्छी चीजों का तैयारी कर रहे हैं तो देखिएगा आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा। तो ये कहता है कि चीजें देखिए बेहतर है, बट सही यूज होना चाहिए। अगर उसको आप उसका गुलाम बन चुके, आप उसके बिना नहीं रह पा रहे हैं, तो आप बीमार हो गए। इस चीजों को ध्यान में रखना। तो सारी चीजों पे ध्यान दिया। हमारे पूर्वजों ने हमेशा हमसे रोका है कि हम लग्जरी चीजों पे ज्यादा, लग्जरी चीजों की ज्यादा आदत ना बनाए और आनंदित चीजों का आदत नहीं बनाए। फिजिकल रहे, स्ट्रांग रहे, नेचुरल जिए। क्लियर? अब आते हम लोग डिसऑर्डर्ड कहेंगे यहां पर आंसर में। अब आएंगे वी हैव मेनी थिंग्स फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। हमारे पास बहुत सारी चीज है, यानी हमने लिया है यूरोप की सभ्यता, ये साहित्य से, यूरोप की साहित्य से बहुत सारी चीजें। जैसे भगत सिंह का बात करेंगे तो भगत सिंह हमेशा रूस की लिटरेचर को ज़्यादा पढ़ा है, साहित्य को पढ़ना पसंद किया। बहुत ही सच्चाई है उसके चीज़ में। अगर यहीं पर रहे तो महात्मा गांधी हुआ है, जो भी बैरिस्टर रहा है, इंग्लैंड जाके पढ़ा है, वो इंडिया की सभ्यता थोड़ी ना पढ़ा है, वेस्टर्न की सभ्यता के पढ़ा है, वहाँ का लिटरेचर पढ़ा है, वहाँ की किताबें पढ़ी हैं। वो उस किताबों से प्रेरणा लेके हमने बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया है, बहुत सारी चीज़ों को बदला है। तो कहते हैं कि वेस्टर्न लिटरेचर जो है हमें बहुत सारी चीज़ दिया है, हमने क्या किया है, उसको बोरोड किया है, हमने उससे उधार लिया है, हमने वहाँ से लिया है। तो देखिए हैव के बाद भी3 लग जाता है, ये टेंस में आपको पढ़ाएंगे हम। तो यहाँ बोरोड हो जाएगा डायरेक्ट, क्या होगा? बोरोड, यानी उधार लेना। क्लियर? इसके बाद आ जाते हैं हम लोग, ठीक है, यहां तक हो जाएगा। आपको जाके 39 ही रहा है, 40 क्वेश्चन होना चाहिए। तो ये आपका जाके पूरा का पूरा आपको जाके चैप्टर का जितना भी था लगभग हुआ। और भी सारी चीज होंगे और कोशिश रहेगा कि हमेशा आपको नए नए टॉपिक में जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो सारे ऑब्जेक्टिव लिया जाएगा। और ये पहला चैप्टर था जिसमें से 39 यानी 40 के लगभग 39 है। आप अगर एक और भी जोड़ दिया है तो 40, लगभग सोचिए कि 40 है। तो इतने ऑब्जेक्टिव्स हमने यहाँ पर क्लियर किया और उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट में नए चैप्टर के साथ आएंगे और एक नया सा टॉपिक होगा। कोशिश करेंगे नेक्स्ट में एक प्रोज से लिया जाए और एक पोइट्री से लिया जाए, दोनों हिस्से में होगा और बीच में एक ग्रामर का होगा। और नेक्स्ट में हम ग्रामर से लेके आएंगे, जो ग्रामर का आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिया जाएगा जिसमें लगभग 40 या 50 ऑब्जेक्टिव्स होंगे। फिर उसको भी क्लियर करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। आप हमारे साथ बने रहेंगे और कोशिश करें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक फैलाएं और कोशिश करें कि सबको फायदा हो। जितना भी हो, क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाए तो आपके लिए बेहतर है, नंबर ज़्यादा आने की संभावना रहता है। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़े, स्टडी करें, समय
समय कम है, चीज़ें बहुत ज़्यादा है, हमें कंसंट्रेट रहना पड़ेगा, हमें पढ़ना होगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।